को गुरुदेव कह रहे हैं मन का काम कल्पना करना है। मन का काम कल्पना करना है। बुद्धि विवेचना करती है, एनालिसिस, कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग, निर्णय वगैरह लेना, विवेचना करना, ये बुद्धि का काम है। और चित्त में पुराने पैटर्न्स हैं, जो हमें पुरानी आदतें जो हमें पड़ी हुई हैं, जिनको करने में हमें किसी भी तरह का जोर, किसी भी तरह की प्रैक्टिस, किसी भी तरह की सोच नहीं पैदा करनी पड़ती है। वो बिल्कुल एकदम आराम से हमारे द्वारा हो जाता है, बिना उस चीज़ के ऊपर ध्यान किए। तो ये है, गुरुदेव कह रहे हैं, ये चित्त का संस्कार कह लें, आदत कह लें, पुराने प्रैक्टिस कह लें, पुराने अभ्यास कह लें, ये सारी चीज़ें मिलकर मनोमय कोश के अंतर आता है। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप मनोमय कोश है। सामान्यतया मस्तिष्कीय संस्थान की चेतन अचेतन प्रवृत्तियों के समन्वय को मनोमय कोश कहा जाता है। चेतन कॉन्शियस ब्रेन और सब कॉन्शियस ब्रेन में ही ये दोनों चीजें काम कर रही हैं। क्या? मन और बुद्धि। इसीलिए मनोमय कोश का पूरा जो संस्थान है वो बुद्धि का अचेतन और चेतन वृत्तियों का समन्वय है। दोनों के कॉम्बिनेशन से मनोमय कोश बना है। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस ब्रेन। चेतना का ये सारा परिकर सिर की खोपड़ी में सुरक्षित दुर्ग में सृष्टा ने बहुत ही समझ बूझ के साथ संभाल के रखा है। इसीलिए उसको जो जगह दी गई है वो ब्रेन में दी गई है। सबसे हार्ड जो हमारा देखा जाए कि कवर्ड शेल के अंदर जो ऑर्गन है वो है ब्रेन, जो पूरी तरह से किसी भी ज़्यादा बड़े से बड़े चोट में भी वो सुरक्षित रखने के हिसाब से उसको इस तरह से बनावट की गई है कि एक सुरक्षित दुर्ग के रूप में इन चीज़ों को, चित्त को, मन को, बुद्धि को सुरक्षित भगवान ने रखा है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस ब्रेन के लेवल पे। इसका प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र माना गया है। मनोमय कोश इज कनेक्टेड टू आज्ञा चक्र। चक्र ब्रह्मांडीय चेतना के द्वारा आई हुई ऊर्जा को अंदर लेने का पॉइंट, एंट्री पॉइंट चक्रा। कल बताया था गुरुदेव ने कि चक्रा क्या है? शक्तियों को अंदर प्रवेश करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, स्विच बटन को स्विच करने के लिए, ऑन करने के लिए, ये सारा सिस्टम चक्रों के द्वारा होता है। तो मनोमय कोश का चक्र है आज्ञा चक्र। इसे दोनों भ्रिकुटियों के मध्य भाग में माना गया है, दोनों आईब्रोज के बीच में। इसे तृतीय नेत्र भी कहा गया है। तीसरी आंख जो कहते हैं, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया, एक्चुअली वो क्या है? आज्ञा चक्र का मनोमय कोश की स्थिति को बताता है। शंकर एवं दुर्गा की प्रतिमाओं में तीसरे नेत्र का चित्रण इसी स्थान पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तृतीय नेत्र से तात्पर्य दूरदर्शिता से है। प्रायः लोग अदूरदर्शी होते हैं, तनिक से प्रत्यक्ष लाभ के लिए परोक्ष की भारी हानि कर देते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये तृतीय नेत्र जो है, ये जो आज्ञा चक्र है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दूरदर्शिता। विजनरी होते हैं जो लोग, है ना, जिनका एक्टिवेट रहता है वो विजनरी बन जाते हैं। वो दूर की सोच के प्लानिंग करते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं। तो ये क्या है कि अपने सोचने की इतनी रिफाइंड हो जाती है उनका सोचने का थॉट प्रोसेस कि वो भविष्य का पूरी तरह से उसको क्लियरली समझ पाना, देख पाना, उसके अनुसार अपना प्लानिंग कर लेना, दूरदर्शिता के अकॉर्डिंग वो कर पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं प्रायः, लेकिन जो स्थिति है लोगों की, जनरली क्या होता है कि लोगों की दूरदर्शिता काम ही नहीं करती, अदूरदर्शी होते हैं वो। और क्या देखते हैं? बिल्कुल अभी में क्या लाभ है, अभी करने में मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, इस वक्त मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने लिए एकत्रित कर लूँ, और उसके लिए वो अवांछनीय कार्य भी कर लेते हैं और मर्यादाएं भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फलस्वरूप उनके उसके चीरकाल तक कष्ट देने वाले दुष्परिणाम भुगतते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कई सारी ऐसी प्लानिंग हम लोगों ने भी फेस किया है। कई बार ऐसी प्लानिंग हुई है जहां बहुत सारे लोग इस तरह के वो लेके आते थे कि भाई आप इतने पैसे डालो, 50 लाख रुपए डालो या 50,000 रुपए डालो, और इतने दिन में ये डबल ट्रिपल होके आपको मिल जाएंगे। लोगों के करोड़ों पैसे ऐसे चीज़ों में डूबे। क्यों? जल्दी ज़्यादा पैसा कमा लेने की दौड़, अदूरदर्शिता। और क्या हुआ? उसका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ा।
दूरदर्शिता मनुष्य को किसान, विद्यार्थी, माली, पहलवान, व्यापारी आदि के समान बुद्धिमान बनाती है, जो आरंभ में तो कष्ट सहते हैं पर पीछे महत्वपूर्ण लाभ उठाते हैं। यह दूरदर्शिता यदि किसी को उपलब्ध हो सके तो वह जीवन संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने की योजना बनाएगा और इस सुर दुर्लभ अवसर का समुचित लाभ उठाकर धन्य बनेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सबसे पहले तो आज्ञा चक्र दूरदर्शिता होने का जो ये है रिप्रेजेंट करता है, तो इसके द्वारा साधक को के अंदर सबसे पहले ये वृत्ति होनी चाहिए कि वो दूरदर्शी हो, एकदम से लाभ उठाने वाली, एकदम से यश पाने वाली, एकदम से लोगों के बीच में अपना दबदबा बढ़ा देने वाली वृत्ति को नहीं बढ़ाते हुए लंबे समय तक क्या चीज़ मुझे अच्छे से फल देगी, लंबी साधना करने से मुझे किस चीज़ का, कैसे मेरा जीवन आगे और सुधरता चला जाएगा, ना केवल मेरा, मेरे परिवार के समस्त सदस्यों के लिए किस प्रकार से ये लंबी योजना अच्छी रहेगी, उस हिसाब से वो काम करता है और अपने इस सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन का अवसर का समुचित लाभ उठाकर धन्य बनता है। क्यों? उसके अंदर हड़बड़ी नहीं होती है, वो स्थिर रहता है और दूर की सोचता है, उसकी दूरदर्शिता जागृत है। शंकर जी के चित्रों में तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। कथा है कि उन्हें काम विकार ने पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उस विकार को जलाकर भस्म कर दिया। इस अलंकार का भावार्थ इतना ही है कि अदूरदर्शिता के कारण जो बात बड़ी आश्चर्यजनक लुभावनी लगती है, वही विवेकशीलता की कसौटी पर कसने से विषय तुल्य हानिकारक लग सकती है। जब किसी बात की, वस्तु की हानि स्पष्ट हो जाए तो उसके प्रति घृणा का उभरना और परित्याग करना स्वाभाविक होता है। जिस प्रकार शिव जी ने कामदेव को तृतीय नेत्र के सहारे जलाकर अपने ऊपर बरसने वाली विपत्ति से छुटकारा पा लिया था, उसी प्रकार जिस किसी को भी दूरदर्शिता प्राप्त होगी वह अवांछनीय आकर्षणों से आत्म रक्षा करके उज्जवल भविष्य की संरक्षणा कर सकेगा। तो ये जो भगवान शंकर की तीसरे नेत्र की कहानी है, उनके द्वारा कामदेव को भस्म करने का जो ये प्रतीकात्मक जो एक स्टोरी निर्मित हुई है, वो इस बात को बताती है कि एक साधक को दूरदर्शी होना चाहिए। उसको बिल्कुल आकर्षण में और लुभावनी बातों में आकर और सेंसस को सेटिस्फाई करने के लिए अदूरदर्शिता को नहीं अपनाना चाहिए और उसके हानिकारक तत्वों को पूरी तरह से जब वो भली भांति समझ लेता है तो उसको कंट्रोल करने में, बिल्कुल उसको समाप्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाता है, समर्थ हो जाता है। बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। हमारे अंदर मनोभाव अलग अलग उठते रहते हैं हमेशा। कब हम उसके ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे? जब हम पूरी तरह से शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और उस मनोभाव को देखने की स्थिति में होंगे कि अभी मेरे अंदर इस तरह के मनोभाव उठ रहे हैं। हम उस इंद्रिय लोलुपता के भाव में बह नहीं जाएंगे, उस अच्छा लगने की वृत्ति हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। तब हम उसका संहार करने में, अपने तीसरे नेत्र को खोलने में पूरी तरह से समर्थवान रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो है ना, तो बात यहाँ पे दूरदर्शिता का उपयोग बहुत स्थिर होकर उस वृत्ति को बहुत ध्यान से देखने और समझने में, उसकी निरर्थकता को समझने में, उसकी नेगेटिविटी को, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो होने के बाद उसको समझ कर फिर उसको बिल्कुल झटके से हटा देना, ये तभी संभव है जब हम अंदर से स्टेबल हैं, प्रेजेंट में हैं, इस क्षण में है, इस स्थिति में है कि उस वृत्ति को, उस टेंडेंसी को जो जाग रही है मन में, उसको हम देख सकें। ये दूरदर्शिता तभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। तो गुरुदेव सबसे पहले बोल रहे हैं मनोमय कोश के ऊपर काम करने के लिए दूरदर्शिता होना, अपने अंदर एक स्थिरता आनी, अपने आप को वॉच करने की जो प्रैक्टिस बढ़ जानी है, ये मनोमय कोश को परिष्कृत करता चला जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से निम्न वृत्तियों से हमारा पीछा कब छूट गया। हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ये सारी चीजें ब्लॉक नहीं बनेंगी।
गुरुदेव बता रहे हैं जिस प्रकार शिव जी ने कामदेव को तृतीय नेत्र के सहारे जलाकर अपने ऊपर बरसने वाली विपत्ति से छुटकारा पा लिया था, उसी प्रकार जिस किसी को भी दूरदर्शिता प्राप्त होगी वह अवांछनीय आकर्षणों से आत्मरक्षा करके उज्जवल भविष्य की संरक्षणा कर सकेगा। दूरदर्शिता किससे कनेक्टेड है? उज्जवल भविष्य से। दूरदर्शिता के सहारे वो अपनी नेगेटिविटी को पूरी तरह से वॉच करने की स्थिति में है, देखने की स्थिति में है, उसका उन्मूलन करने की स्थिति में है और अपनी आत्मरक्षा करने की स्थिति में है। उसकी स्वयं की रक्षा हो गई, उसके आदर्शों की रक्षा हो गई, उसके सिद्धांतों की, उसके नीति की रक्षा हो गई है। अपने स्वरूप में वो और प्रकाशित देखता है, खुश होता है वो करने के बाद कि मैं छूट गया, शायद मैं गुरुदेव माता जी के और नज़दीक हो गया, है ना। ये अपनी हम लोग किस तरह से सेटिंग बना लेते हैं अंदर से जब हम कोई पुरानी प्रैक्टिस को ओवरकम करते हैं। ये रिसेंटली हुआ है और एक फ़ोन आया था जहाँ पे एक लेडी कहती है कि मैं नाम नहीं शेयर करूंगी, बहुत दिनों से स्वाध्याय में वो आ रही हैं, वो कह रही हैं सारिका कई साल से उस वृत्ति से मैं परेशान थी। मुझे ऐसा लगता था कि इस मामले में मेरा मन कमज़ोर है और वो चीज़ जब उठती थी तो मैं डर जाती थी। कहती है पहली बार ऐसा हुआ है जब मैंने उसको सिर्फ वॉच करने की स्थिति में देखा है, ना उसके लिए मैं डरी हूँ, ना मैंने कोई इमोशन क्रिएट किया है गंदा खराब का, ना कुछ जजमेंट की अपने उस वृत्ति को लेकर। और एकदम से मैंने देखा कि जब मैंने हृदय में प्रकाश का ध्यान किया और मैंने कहा गुरुदेव आप इससे आपको आपके हाथ में बैठ देती हूँ मैं, आप मुझे इससे छुटकारा दिलवा दो बस। वो कहती है सारा दिन मैं ऐसे रही हूँ जैसे मुझे वो मेरे लिए वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो बिल्कुल थॉट प्रोसेस से निकल गया और मेरा डरना भयभीत रहना एकदम छूट गया। तो ये होगा, ये साइंस है इसके पीछे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये आत्मरक्षा करता हुआ व्यक्ति उज्जवल भविष्य की संरक्षणा कर देता है। किसके द्वारा? दूरदर्शिता के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेबल रहने में, स्थिर रहने में, वॉच करने की स्थिति में। दूरदर्शी को हड़बड़ाना नहीं, दूरदर्शिता जिसके अंदर होगी वो पास्ट और फ्यूचर का खेल नहीं खेलेगा। दूरदर्शी तो हमेशा ही प्रेजेंट में रहेगा, तभी उसके अंदर दूरदर्शिता जागृत होगी। तो गुरुदेव ये क्या बोल रहे हैं कि आत्मरक्षा करता हुआ अपने उज्जवल भविष्य की संरक्षणा करता है। आमतौर से यह तृतीय नेत्र बंद एवं प्रसुप्त रहता है। उसका जागरण एवं उन्मीलन करना मनोमय कोश की ध्यान धारणा का उद्देश्य है। अब उसको जागृत कैसे किया जाए? गुरुदेव के द्वारा ये जो योजना बनी है इसकी पंचकोश साधना के ध्यान की, इसके अंतर्गत गुरुदेव निर्देशों के द्वारा इन कोशों को जागृत कर रहे हैं। यहाँ वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह से इसमें लग जाओ, विचारों के पीछे दौड़ के एकदम पड़ जाओ, नहीं। उनके निर्देश को पूरी तरह से संकल्पित होकर अपने अंदर होने देना ही उस कोश को जागृत करेगा। ये वही कमाल की योजना है। गुरुदेव कहते हैं इसका निर्माण इस तरफ से किया गया है। यहाँ पे उसका जागरण एवं उन्मीलन करना मनोमय कोश की ध्यान धारणा का उद्देश्य है। यह देखने में छोटी बात लगती है, पर वस्तुतः है इतनी बड़ी कि उसके सत परिणामों को ध्यान में रखने से इसे दैवी सिद्धि से किसी भी प्रकार कम नहीं माना जा सकता। अब आप इस बात पे विश्वास करें कि आप 10 साल तक मनोमय कोश की साधनाओं को करते रहें। अलग अलग मनोमय कोश की साधनाएं हैं जो गुरुदेव ने बताई हैं पंचमुखी साधना में, वो साधना को करते रहें, समय लगाते रहें, या गुरुदेव के द्वारा दी गई ध्यान धारणा की ये पंचकोशी साधना में जब गुरुदेव कहते हैं कि मनोमय कोश का जागरण, तो अपने अंदर वो संकल्प, वो श्रद्धा इतनी जबरदस्त जागृत हो जाए कि हमें अनुभव में आने लग जाए कि वो कोश का जागरण हो गया है, मेरी दूरदर्शिता जागृत हो गई है। अब मैं पहले की तरह नहीं सोचूंगी, अब पहले का जो पैटर्न था वो टूट गया, अब नए संस्कारों की स्थापना हो गई है, नए पैटर्न्स आ गए हैं। जरा देखूं तो सही, क्या मैं वैसा सोच पाती हूँ? क्या मैं दूरदर्शिता अपने अंदर देख पाती हूँ? क्या अलग अलग सिचुएशंस में स्टेबल रह पाती हूँ? ये गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको छोटा मत मानो, ये वस्तुतः है इतनी बड़ी कि उसके सत परिणामों को ध्यान में रखने से इसे दैवी सिद्धि से किसी प्रकार भी कम नहीं कहा जा सकता।
ये दैवीय अनुदान मिल रहे हैं उस क्षण में, इस प्रोसेस के अंतर्गत। समस्त दैवीय शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति आपको उसी वक्त, उस इंस्टेंटली आपको अनुदान दे देती हैं। वो एक्टिवेट हो जाता है उसी मोमेंट में, जिस मोमेंट में गुरुदेव कहते हैं मनोमय कोश जागृत, साधक का आज्ञा चक्र जागृत। तो हमारा विश्वास इस पूरे प्रोसेस के लिए कितना बढ़ा चढ़ा है, अनुभव के क्षेत्र लेवल पर हम इसको कितना महसूस कर पा रहे हैं अपने अंदर, इस घटना को कितना ज्यादा घटने दे रहे हैं, ये उसका रिफ्लेक्ट होगा रिजल्ट दूरदर्शिता के रूप में, स्टेबिलिटी के रूप में, गंभीरता के रूप में, दृढ़ रहने के रूप में। और ये चेंज आज हम सब महसूस कर रहे हैं, सभी महसूस कर रहे हैं। इस चीज को और गहराइए, दिन पर दिन गहराते जाइए। आज्ञा चक्र की संगति, इसे शरीर शास्त्री ऑप्टिक कियाज्मा, पिट्यूटरी एवं पीनियल ग्लैंड्स के साथ मिलाते हैं। देखिए ये जो सारे ग्लैंड्स है आज्ञा चक्र के आसपास ही हैं। हम लोगों ने मूलाधार में भी ग्लैंड्स पढ़े थे, प्लेक्सस पढ़े थे, वो सब चीजें हैं फिजिकल फॉर्म में। और आज्ञा चक्र के साथ संगति किसकी है? शरीर शास्त्र क्या बताते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स हैं और पूरे जाल है ऑप्टिक नर्व्स का, और पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, इसके साथ आज्ञा चक्र अपना काम करता है। ये आज्ञा चक्र के इफेक्ट में, प्रभाव क्षेत्र में है आज्ञा चक्र के। यह ग्रंथियां भूमध्य भाग की सीध में थोड़ी गहराई में है। अभी ग्लैंड्स का भी अगर आप बायोलॉजी की बुक में जाके देखेंगे तो ग्लैंड्स का देखेंगे कि बिल्कुल सटीक आज्ञा चक्र के स्थान पे ही सारे ये पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स बने हुए हैं, ग्रंथियां बनी हुई हैं। यह ग्रंथियां भूमध्य भाग की सीध में थोड़ी गहराई में है। इसे स्रवित होने वाले हार्मोन्स समस्त शरीर के अति महत्वपूर्ण मर्म स्थलों को प्रभावित करते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि जो इससे सिक्रीट होते हैं ग्लैंड्स, वो हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं वो समस्त शरीर में अति महत्वपूर्ण मर्म स्थलों को प्रभावित करते हैं। आप सभी को याद होगा योग के अभ्यास में गुरुदेव ने हमें बताया था, योग जो बनाया है ऋषियों ने, इम्पोर्टेंट मर्म स्थलों का प्रॉपर मसाज हो इस हिसाब से देखते हुए योग को बनाया गया है। योग की बनावट हुई है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से विनिर्मित है कि जो ये इम्पोर्टेंट मर्म स्थल हैं, पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, वो स्वस्थ रहें, जागृत रहें, एक्टिवेट रहें। उन्हीं मर्म स्थलों को ये जब सिक्रीट करता है अपने हार्मोन्स को, ये ग्रंथियां, तब ये मर्म स्थल पोषित होते हैं उन सिक्रीशन से, हार्मोन के सिक्रीट होने से। ठीक है ना? इनसे स्रवित होने वाले हार्मोन समस्त शरीर के अति महत्वपूर्ण मर्म स्थलों को प्रभावित करते हैं। देखिए पूरा साइंस समझने का प्रयास करें, कितनी सुंदर एनाटॉमी है ये, कैसे अंदर फंक्शन चल रहा है सब ग्रंथियां, और मतलब फिजिकल और सूक्ष्म दोनों एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। चक्र कहीं भी स्थूल रूप में नहीं एग्जिस्ट है, लेकिन वो स्थूल में जो ये पिट्यूटरी है, पीनियल है, ऑप्टिक नर्व्स हैं, इनके ऊपर प्रभाव दे रहा है, और फिर मर्म स्थलों के ऊपर वो रस स्रवित होके जा रहा है हार्मोन्स, और उनको प्रभावित कर रहा है। अन्य ग्रंथियों के स्रावों पर भी नियंत्रण करते हैं। और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसके ऊपर, ग्रंथियां हैं जिसके ऊपर वो अपना कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसकी विकसित, कहीं पे भी अगर आप प्रॉब्लम सुनते हैं कि मेंटल लेवल पर कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड या डिप्रेशन में है लोग, पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर वो हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, इम्बैलेंस हो गया है, तो मनोमय कोश का ध्यान, आज्ञा चक्र में प्रकाश का ध्यान, ये सारी चीजों को एक्टिवेट कर देगा, फिर से रिचार्ज कर देगा, और फिजिकल लेवल पे भी हम ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ होते चले जाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं इसकी विकसित एवं अविकसित स्थिति का पूरे व्यक्तित्व पर भला बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर ये विकसित हैं तो व्यक्तित्व परिपुष्ट है, बैलेंस्ड है, स्ट्रांग दिखेगा, स्टेबल दिखेगा, और यही अगर वीक है, अविकसित स्थिति में है, तो ये इसका व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव दिखता है। गुरुदेव बता रहे हैं सामान्यतः इन रहस्यमयी ग्रंथियों और उसके उत्पादनों को अति महत्वपूर्ण मानते हुए भी मानवीय नियंत्रण के बाहर समझा जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि ऑल्दो ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है, रहस्यमयी हैं ये ग्रंथियां। सामान्यतः इन रहस्यमयी ग्रंथियों और उसके उत्पादनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, तब भी देखा जाए तो ये मानवीय नियंत्रण के बाहर है। मतलब इसमें फिजिकल लेवल पे भी इसमें कंट्रोल लाना अभी पूरी तरह से समर्थ नहीं हुए हैं डॉक्टर्स। गुरुदेव क्या करें, मानवीय नियंत्रण के बाहर समझा जाता है इसको। ऐसा कोई उपाय अभी हाथ नहीं लगा है कि ग्रंथियों की स्थिति को संभाला जाए, ग्लैंड्स को रिन्यू कर दिया जाए, ग्लैंड्स पूरी तरह से दवाइयों के केमिकल दे के, दवाइयाँ दे के ठीक कर दिया जाए। ये अभी तक साइंस को नहीं मिला है। ये जिस वक्त गुरुदेव लिख रहे हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि जब गुरुदेव ने लिखा था तब निश्चय ही नहीं होगा। अभी की स्थिति क्या है देखना होगा, है ना। तो तब तक गुरुदेव कह रहे थे कि अभी साइंस ने भी वो ज्ञान नहीं मिला है जहाँ पे इन ग्रंथियों को स्ट्रांग और हेल्दी बनाया जा सके। ऐसा कोई साइंस नहीं है, सुधारा संभाला जा सके। यदि वैसा उपाय हाथ लगा होता तो सचमुच ही मनुष्य को अपने हाथों अपना व्यक्तित्व, भाग्य और भविष्य बनाने की कुंजी हाथ लग गई होती। अगर ऐसा हो गया होता तो क्या कहते हैं गुरुदेव कि मनुष्य के हाथ में अपने व्यक्तित्व के निर्माण की कुंजी, अपने भाग्य के निर्माण की और भविष्य को सुंदर बनाने की कुंजी हाथ लग गई होती। क्यों? ये सारे ग्लैंड्स ही तो है जो ब्रेन के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और ब्रेन समस्त शरीर को और सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो मान लीजिए आलस से अगर भरा होता तो दवाई खा लेते, वो ग्लैंड ऐसे सिक्रीट करते हार्मोन्स की बच्चा एक्टिव हो जाता, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करता, तो सारे ऑब्स्टिकल्स खत्म, बच्चे का भविष्य उज्जवल। तो ग्लैंड्स के लेवल पर ट्रीटमेंट नहीं मिली अभी साइंस को, मेडिकल साइंस को। तो अगर ये मिल जाए, गुरुदेव कहते हैं, तब भविष्य को उज्जवल बनाने की कुंजी हाथ लग जाएगी। गुरुदेव आगे बताते हैं, आत्मसत्ता के विज्ञान वेत्ता सूक्ष्मदर्शी योगी जनों ने यह जाना है कि मस्तिष्क ही नहीं, शरीर के किसी भी अवयव पर, मन संस्थान के किसी भी केंद्र पर प्रभाव डाला जा सकता है और उसमें अभीष्ट परिवर्तन हो सकता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आत्मसत्ता के विज्ञानवेत्ता, सूक्ष्मदर्शी योगी जन, ये फिजिकल उसके वर्ल्ड के डॉक्टर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, ये स्पिरिचुअली जिन्होंने शरीर के स्पिरिचुअल एनाटॉमी को ध्यान से, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा देखा है, तप के द्वारा, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि मस्तिष्क ही नहीं, शरीर के किसी भी अवयव पर, सिर्फ ब्रेन ही नहीं, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर, मन संस्थान के किसी भी केंद्र पर प्रभाव डाला जा सकता है। मन की वृत्तियों के ऊपर, चित्त के ऊपर, बुद्धि के विश्लेषण करने, निर्णय करने की स्थिति के ऊपर, और किसी भी अवयव पर, किसी भी ऑर्गन सिस्टम के ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है। किसके द्वारा? और उसमें अभिष्ट परिवर्तन भी किया जा सकता है, उसमें मन चाहा परिवर्तन हम कर सकते हैं। कैसे? ये बताएंगे गुरुदेव। यह कार्य केंद्रित संकल्प शक्ति के प्रयोग एवं प्रहार की क्षमता उपलब्ध होने से सरल एवं संभव हो जाता है। मतलब वही पढ़ते हुए यही लग रहा है, गुरुदेव हर बार ये कहते हैं, अपना संकल्प जगाओ, अपनी श्रद्धा का विकास करो, संवेदना का विकास करो। संकल्प श्रद्धा और संवेदना के लेवल पे काम करेगी। संकल्प जब जगेगा तो वो विचार इतने दृढ़ हो गए कि श्रद्धा के साथ वो अपने पूरे काया में उसका प्रभाव दिखेगा। संवेदना के साथ जुड़कर वो सशक्त हो जाते हैं, जीवंत हो जाती है संकल्प। तो संकल्प ही को केंद्रित करना पड़ता है, एक पॉइंट पे फोकस। शायद यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों ने कैंसर जैसे बीमारियों को अपने संकल्प शक्ति से बिल्कुल पूरी तरह से क्योर होके वो निकले कैंसर जैसी बीमारी से। तो यहाँ गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऐसा हो रहा है लोगों के साथ। यह कार्य केंद्रित संकल्प शक्ति के प्रयोग एवं प्रहार की क्षमता उपलब्ध होने से सरल एवं संभव हो सकता है। इस प्रकार के नियंत्रण एवं प्रयोग की क्षमता ध्यान योग के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रोसेस में बीच में एक लाइन बोलूंगी, जिनको भी लगता है वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, करें ये एक्सपेरिमेंट।
यही समझे कि गुरुदेव ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये सिचुएशन में डाला है। करके देखिए ये सब एक्सपेरिमेंट। आपकी कोई भी बीमारी है, आप फिजिकली अनहेल्दी हो, फिट नहीं महसूस करते हो, आप मेंटली वीक महसूस करते हो, डिप्रेस्ड वाली स्थिति में ज्यादातर रहते हो, तो करी ना ये संकल्प वाली एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज इतनी बड़ी गुरु चेतना, ईश्वरी चेतना बोल रही है कि केंद्रित संकल्प शक्ति जागृत करनी है, बस केंद्रित हो जाना है उस बीमारी के ऊपर, अपने पूरे संकल्प को ला के डाल देना है कि ये तो बस यहाँ से फ्लश आउट हो गया, ये बह गया, धुल गया, जल गया, मिट गया, खत्म हो गया, अब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। प्रहार करना है, उसके ऊपर वार करना है अपने संकल्प से। कितना तेजस्वी और प्रचंड आपके संकल्प शक्ति में बल होना चाहिए। करिए, करके देखिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि प्रहार की क्षमता उपलब्ध होने से सरल एवं संभव हो जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण एवं प्रयोग की क्षमता ध्यान योग के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। सुबह के ध्यान में रेगुलर हो जाइए, चमत्कार होने लग जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि ध्यान योग के द्वारा ये अभ्यास पूरी तरह से प्रयोग में लाई जा सकती है। वो क्षमता डेवलप हो जाती है ना, वो एबिलिटी आ जाती है साधक के अंदर कि वो उस संकल्प को जहां चाहे फोकस कर ले। बिखरी विचार शक्ति फैली हुई भाप, धूप एवं बारूद की तरह है। बिखराव की स्थिति में इन तीनों ही वस्तुओं का प्रभाव नगण्य है, किंतु जब इसे केंद्रित करके एक लक्ष्य विशेष पर केंद्रित किया जाता है तो उसकी सामर्थ्य असंख्य गुनी प्रचंड हो जाती है। भाप से रेल का इंजन चलता है, प्रेशर कुकर जैसी छोटी प्रयोग तो कितने ही हो सकते हैं। कुछ इंच क्षेत्र में फैली हुई धूप को आतिशी शीशे पर केंद्रित करने से आग जलने लगती है। तनिक सी बारूद कारतूस में केंद्रित होकर और बंदूक की नली द्वारा दिशा विशेष में फेंकी जाने पर वज्रपात जैसा प्रहार करती है एवं निशाने को धाराशायी कर देती है। ध्यान योग द्वारा विचार शक्ति को केंद्रित करके जब किसी लक्ष्य विशेष पर प्रयुक्त किया जाता है तो उसके परिणाम भी वैसे ही होते हैं जैसे कि ध्यान योग के महात्म्य में अध्यात्म शास्त्रवेत्ताओं ने विस्तार पूर्वक बताए हैं। तो क्या बता रहे हैं गुरुदेव? बिखराव की स्थिति ने कमजोर कर दिया है हमें। हम क्योंकि बिखरे हुए हैं इसीलिए बीमार हैं, क्योंकि बिखरे हुए हैं इसीलिए वीक हैं, क्योंकि बिखरे हुए हैं इसीलिए शायद कुछ अच्छा बड़ा अचीव नहीं कर पाए हैं स्पिरिचुअल उसमें भी, गोल में भी। तो बिखराव को समेटना है, केंद्रित करना है। ये प्रैक्टिस, ये जो एबिलिटी है वो ध्यान योग के द्वारा गुरुदेव मिल जाएगी। और उसी प्रकार जिस प्रकार बारूद को कंसंट्रेट करके कितना जबरदस्त एक पावर जनरेट की जाती है कि सामने वाला व्यक्ति धाराशायी चीज धाराशायी हो जाती है, बिल्कुल वैसी किसी भी चीज को फोकस कर दिया जाए, विचारों को फोकस कर दिया जाए, विचारों का बिखराव अपना देखें। हम लोग कई बार सोचते हैं, हम लोग इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, समय निकल जाता है, काम ही नहीं हो पाता। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिखराव। ना जाने अभी सिर्फ एक मैसेज देखने बैठे थे और उस देखने के क्रम में आधा घंटा सिर्फ व्हाट्सएप पे निकाल दिया, 1 घंटा फेसबुक में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इंस्टाग्राम ने तो आधे दिन खा लिए हम लोगों के। क्या है? बिखराव है। बिखराव हमें कहीं एक चीज को, किसी एक सब्जेक्ट को मास्टर नहीं करने देगा, एक लक्ष्य पे केंद्रित नहीं होने देगा। तो ध्यान योग के द्वारा गुरुदेव कहते हैं वो वृत्ति, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी साधक के अंदर आ जाती है कि वो अपने विचारों को बिल्कुल केंद्रित करके एक लक्ष्य पर प्रहार कर सके। प्रहार करने का बता रहे हैं, संकल्प के द्वारा प्रहार करने की क्षमता उपलब्ध करनी। तो ये अपनी रोजमर्रा की चीजों में भी अपनी वृत्तियों को बहुत फोकस्ड रखना होगा। ये नहीं कि बाकी दिनों समय में हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी। ये खाने का नियंत्रण, सोने का नियंत्रण अल्टीमेटली किस लिए है? अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ विचारों को नियंत्रित करने के लिए है। शरीर के लेवल पर जितनी भी प्रैक्टिस है विचारों को नियंत्रण करने की है, विचारों को स्टेबल करने की है, मनस्थिति को स्टेबल करने की है।
इसीलिए सबसे पहले शरीर को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, उसके बाद खाने की प्रैक्टिस, योगाभ्यास के द्वारा विचार को के ऊपर काम करना, विचारों के द्वारा कॉन्शियस में वो एक फोकस्ड अपना एम लेके कॉन्शियस लेवल पर भी, चेतना के स्तर पर भी हम हमेशा एक एकाग्रचित्त रहे। ऊपर से हम पढ़े लिखे, टीवी देखें, खाना खाएं, सब कुछ करते हुए भी कॉन्शियसली हम अपनी गुरु चेतना के साथ जुड़े रहें। और इस जुड़े रहने में कमाल है, इस जुड़े रहने में वो फोकस क्रिएट हो जाएगा कि हम जिस चीज को भी चाहेंगे ठीक करना कर सकेंगे। हमारी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो जाएगी, इस प्रोसेस में दृढ़ हो जाएगी। क्यों? कॉन्शियस लेवल पर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, चेतना के स्तर पर बिखराव मिट गया। अब किस प्रकार से इस बिखराव को समेटना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना एक डिवाइन पोर्टल बना के रखें जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल एकदम समेटें, किसी भी परिस्थिति में समेट लें। एक ज्योति के रूप में देखें, एक प्रकाश के रूप में देखें, गुरुदेव के साथ कनेक्टेड। आप लोगों को शुरू में याद होगा एंटीना बनाया था हम लोगों ने, उस एंटीना को कनेक्ट कर दें फटाक से और मुस्कुराएं, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में मुस्कुराएं, मैं जुड़ गई, ये देखो मैं आउट होने से बच गई, मैंने अच्छी बैटिंग कर ली। तो ये स्थिति बिखराव को रोकने की, ज्यादा से ज्यादा फोकस्ड रहने में मन की स्थिति की प्रैक्टिस हम कितना करना चाहते हैं, और इसमें सहायक है योगा, ध्यान योग। गुरुदेव जो करवाते हैं ध्यान योग द्वारा विचार शक्ति को केंद्रित करके जब किसी लक्ष्य विशेष पर प्रयुक्त किया जाता है तो उसके परिणाम ठीक वैसे होते हैं जैसे इन ऋषि मुनियों ने, शास्त्र वेत्ताओं ने इसका विस्तार पूर्वक अपने शास्त्रों में वर्णन किया है। ध्यान योग की सहायता से केंद्रीकृत संकल्प शक्ति को अपने शरीर के किसी भी अवयव पर प्रयुक्त करके उसकी दुर्बलता एवं रुग्णता का निराकरण किया जा सकता है। आज ही करके देखेंगे। हम सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज अपने आप में लगती हैं, जो सेल्फ एस्टीम को लो करता है जो चीज, आज उसके ऊपर प्रहार होगा, हम आक्रमण करेंगे। हिमालयन ब्रांड सब याद रखें। अपने उस ब्रांड को पाने की पूरी तैयारी चल रही है। आज हम देखेंगे आक्रमण करके अपने लोअर टेंडेंसी को, जो हमें अपनी गुरु चेतना से दूर करती है। कैसे? ध्यान योग की सहायता से केंद्रीकृत संकल्प शक्ति को अपने शरीर के किसी भी अवयव पर प्रयुक्त करके संकल्प शक्ति को केंद्रित किया ध्यान योग की सहायता से। अब वो केंद्रित शक्ति को लेना है और किसी भी अवयव पर, बॉडी के किसी पार्ट में बीमारी है, थॉट प्रोसेस में कमजोरी है, डिप्रेशन है, उसके ऊपर फोकस्ड होकर उसके ऊपर पूरी जोर के साथ आक्रमण कर देना। किसी भी अवयव पर प्रयुक्त करके उसकी दुर्बलता एवं रुग्णता का निराकरण किया जा सकता है। ये पूरी तरह से संकल्प जगाएं कि वो उसके ऊपर आक्रमण हुआ और वो चीज मिट गई, खत्म हो गई, रुग्णता दूर हो गई। उसे अधिक बलिष्ठ एवं सक्षम बनाया जा सकता है। उस अवयव को, उस अंग को, उस फिजिकल लेवल पे जो बीमारी आई है वो उसको ठीक करके और भी पहले से भी अधिक बलिष्ठ और सक्षम बनाया जा सकता है। मनोमय कोश के क्षेत्र में ध्यान धारणा का प्रयोग करके समूचे मस्तिष्क क्षेत्र की बुद्धिमत्ता एवं प्रखरता विकसित की जा सकती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि मनोमय कोश के क्षेत्र में जब हम ध्यान धारणा का प्रयोग करते हैं आज्ञा चक्र में, तो क्या होता है? इसके द्वारा समुचे मस्तिष्क क्षेत्र की बुद्धिमत्ता एवं प्रखरता विकसित की जा सकती है। सबसे पहला जो प्रभाव है वो ब्रेन के ऊपर है। क्यों? सबसे क्लोजेस्ट ऑर्गन है आज्ञा चक्र के, मेन ऑर्गन ब्रेन, और उसके अंदर जब इस ध्यान का प्रभाव पड़ता है तो उसकी बुद्धिमत्ता और प्रखरता का विकास होना शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल रिफाइंड होती चली जाएगी, शार्प होती चली जाएगी, प्रखर होती चली जाएगी, उसका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसके किसी केंद्र विशेष में सन्निहित प्रसुप्त क्षमताओं को उभारा और बड़ी हुई विकृतियों को शांत किया जा सकता है। लीजिए,
डिप्रेशन वाले हर एक व्यक्ति के लिए गुरुदेव ने मैसेज दे दिया, जिनको लगता है डिप्रेशन है। डिप्रेशन ब्रेन से रिलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ पे पूरी तरह से उस केंद्र में उसके किसी केंद्र विशेष में सन्निहित प्रसुप्त क्षमताओं को उभारा जा सकता है। कोई भी प्रसुप्त क्षमता है, अगर आपको पता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट करने से क्या होता है, उसको एक बार स्टडी कर लें और ध्यान में आपको उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिटी चाहिए। मान लीजिए आप बहुत सारे लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, तो शायद पीछे कान की तरफ कहीं वो पॉइंट होता है ब्रेन में जहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है। वो पॉइंट होता है जो आपको बहुत लैंग्वेज के प्रति आसान कर देगा सीखने का। आप जल्दी जल्दी बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख पाएंगे। आगे वाला शायद जो पोर्शन है वो एनालिटिकल है, निर्णयात्मक क्षमता उसके अंदर विकास होती है, बोलने की प्रतिभा बढ़ती है, ये फ्रंट लोब है ब्रेन का। तो ये सारी चीजें एक बार स्टडी करने के बाद आपको क्या अपने व्यक्तित्व में गुणों को उभारना है, उस हिसाब से गुरुदेव कह रहे हैं इच्छित क्षमताओं को आप उभार सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि ये क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए, जो प्रसुप्त हो गई है या पहले थी अब थोड़ी सी ढीली पड़ गई है, तो उसको उभारें। इसके साथ साथ बढ़ी हुई विकृतियों को शांत किया जा सकता है। विकृति के लेवल पर क्या चीज बहुत बढ़ गई है, बहुत डिप्रेस्ड रहने वाली स्थिति ज्यादातर बनी रहती है, ये सारी चीजें एक बार स्टडी करके, और मैं चाहूंगी किसी के पास अगर अच्छी पिक्चर मिली है कि ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन करता है, तो शेयर करें ग्रुप में। इससे ध्यान में उसके ऊपर केंद्रित करके, फोकस करके जब हम संकल्प का प्रहार करेंगे, तो उसके अंदर जो विशेषता है, जो गुण है, जो प्रखरता है, जो बुद्धिमत्ता के रूप में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो होनी शुरू हो जाएगी। गुरुदेव बहुत सुंदर लाइन बता रहे हैं, जिस प्रकार इंजेक्शन की पतली एवं तीक्ष्ण सुई शरीर के किसी भी भाग में चुभाई जा सकती है, उसी प्रकार ध्यान योग द्वारा केंद्रीकृत संकल्प शक्ति का इस प्रयोजन के लिए सफलता पूर्वक उपयोग हो सकता है, जिसे आमतौर से मानवीय नियंत्रण से बाहर माना जाता है। इस सफलता को दैवी एवं अति मानवीय कहा जा सकता है, क्योंकि इसके सहारे वे कार्य हो सकते हैं जिन्हें साधारणतया दैवी अनुग्रह से ही संभव माना जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? संकल्प के द्वारा हम उस दैवीय अनुदान को खींचने में पूरी तरह से सामर्थ्यवान हो गए हैं। जिस प्रकार कोई सिद्धि मिलती है, दैवीय अनुदान मिलता है, तब जाके कोई चमत्कार घटता है, वैसा ही ये क्रम है। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसे इंजेक्शन की पतली सी नुकीली सुई, तीक्ष्ण सुई शरीर में चुभाई जाती है, उसी प्रकार ध्यान योग का संकल्प के द्वारा केंद्रीकृत की हुई आपका थॉट प्रोसेस इतनी माइन्यूटली ब्रेन के अंदर जाएगा, या तीखी सी प्रकाश किरण के रूप में सविता का प्रकाश बिल्कुल सुई की तरह वो उस पार्ट को एक्टिवेट कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है, ठीक हो रहा है, वहां से जो प्रतिभा मिलनी चाहिए वो एक्टिवेट हो रही है। वो आपकी मानवीय संस्थान में इस तरह से वो काम करने लग जाएगा जैसे आपको अचानक ही कोई दैवी सफलता मिल गई, जैसे असाधारण दैवीय अनुग्रह आपको मिलने लगा है, इस तरह से वो चीज काम करने लग जाती है। और देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस ही दैवीय अनुग्रह के अंतर्गत चल रहा है, तो निश्चय ही ये दैवीय अनुग्रह है। बस बात कहाँ पे रुकती है? यदि हम संकल्पवान होकर उस प्रोसेस में ना जुड़ जाएं, हम ये सोचें कि ये तो भाई ठीक है, गुरुदेव ने कहा टेप चला दिया तो टेप